हाय दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग और जीरो लेवल से पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एकदम बेस से समझेंगे, एकदम जीरो से। मतलब वो एकदम स्टार्टिंग, अगर क्लास 4 का भी बच्चा हो तो उसको भी समझ में आ जाए, और हाई लेवल तक जाएंगे, हर एक चीज़ों में हाई लेवल तक। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम तक हो, उसके लिए भी। ठीक है। और एकदम हर चीज़ों को, जितना भी कठिन भाषाएं उसमें हैं, उसको हम साधारण भाषा में तोड़ने की कोशिश करेंगे, हर किसी को तोड़ के बताया जा सके और हर भाषा को सिंपल तरीके से बताया जा सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आवाज़ कैसा है, जो भी प्रॉब्लम हो आपको वो भी बता सकते हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसकी को कोशिश करेंगे कि पूरा करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। तो सबसे बड़ी मैटर ये होता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बुक उठा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का, तो सबसे पहले हमको बुक पे ही मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। तो सबसे पहला हमको ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का मतलब क्या है। मतलब संविधान एवं राज्य व्यवस्था दिया है, तो उस संविधान एवं राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो बोले ना कि हम एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि संविधान जब उस पर लिखा है तो उस संविधान का मतलब पहले जाने और राज्य व्यवस्था का मतलब जाने। ठीक है, तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ बन के तैयार हुआ तो क्यों बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले संविधान का परिचय क्या है कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश के शासन चलाया जाता है। मतलब जिस जगह भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिस जगह का भी संविधान है, वो इसलिए ही बनाया गया है कि उस देश का उसके हिसाब से शासन चलाया जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं हो कि कोई हिटलर बन जाए, कोई मनमाना शासन न चलाने लगे। ठीक है, तो इसलिए उसको बनाया गया है कि उसके दायरे में रह के आप लोग शासन चलाएं। शासन का मतलब क्या होता है, शासन शब्द लिखा ना, बोला ना मैंने कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो शासन जो शब्द है, सार्वजनिक जीवन का संचालन। शासन का मतलब है सार्वजनिक जीवन का संचालन, मतलब हर जो हम जिंदगी जी रहे हैं हर किसी के मोड़ पे, तो उसकी सही तरीके से संचालन हो सके। ऐसा नहीं कि ताकतवर अपनी ताकत दिखाए कमजोर पे, पैसा वाला पैसा दिखाए, तो ऐसा कुछ नहीं, हर किसी को रोकता है संविधान। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पतला दुबला है, कोई मोटा ताजा है, कोई लंबा चौड़ा है तो वो उसके ऊपर भारी पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए संविधान बनाया गया। तो संविधान देश की सबसे ऊपर की कानून है, संविधान देश की मूल विधि है, संविधान देश की एकदम मूल विधि, बेस विधि है, मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इससे बड़ी विधि कोई नहीं है। ठीक है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, मतलब कि संविधान देश की सुप्रीम, समझ रहे हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कि उससे ऊपर कोई भी कानून नहीं है। समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कि उससे ऊपर कोई भी कानून नहीं है। अब आता है सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधानवाद। एक शब्द आता है संविधानवाद।
संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद का मतलब क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है कि संविधानवाद आपने सुना है? संविधानवाद शब्द सुना होगा, नहीं सुने हैं तो जो नहीं सुने उनके लिए। मैंने बोला ना क्लास 4 तक है तो शायद नहीं सुने हो कुछ लोग, उसके लिए। संविधानवाद का अर्थ होता है पहला कि सीमित शासन। सीमित शासन का मतलब है कि हर कोई जो भी है सत्ता में बैठा है, ठीक है, जो सरकार के गवर्नमेंट में बैठा है, तो वो शासन जो है सीमित चलाए, एक दायरे में रह के चलाए। और सीमित का क्या मतलब है? एक कॉन्स्टिट्यूशन के सीमित दायरे में रह के चलाए, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि अपने सीमा में रहिए, किसी को भी सीमा से ऊपर मत जाइए। तो मेरा सीमा क्या है? मेरा सीमा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही मैटर होता है कि हम गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई जितना सीमा आपकी है, जितना हम आपको दे रहे हैं, आप मेरे दायरे में रहेंगे, मनमाना शासन नहीं चलाएंगे, ठीक है। दूसरा उसका मतलब होता है संविधानवाद का अर्थ कि संविधान के अनुसार शासन, संविधान के अनुसार शासन चलाएं, ठीक है। और दूसरा नंबर हम इसका नोट्स भी आप लोगों को दे देंगे, अगर चाहेगा तो कमेंट करिएगा। जितना पढ़े हैं हम आपको पूरा नोट्स कॉपी, पूरा रेटिंग पे जितना पढ़े हैं आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, जो भी करना हो, ठीक है, हम आपको मिल जाएगा। तो सब दूसरा है कि संविधान के अनुसार शासन। संविधान के अनुसार शासन का मतलब कि जितना संविधान में है उसके अनुसार शासन ही चलाना है, संविधान जो कहता है। तीसरा है लोकतांत्रिक शासन। चौथा है शक्ति का पृथक्करण। अब ये आता है कि शक्ति का पृथक्करण क्या है? शक्ति का पृथक्करण का मतलब है किसी को एक पूरी पावर नहीं दी जाएगी, हर कोई एक दूसरे से बना है। कोई ये नहीं कर सकता कि हम ही मेन राजा हैं, ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। पावर है, मतलब ऐसा नहीं है। पृथक्करण का मतलब यही दिया गया कि हर किसी को बांट बांट दिया गया है शक्ति, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हम सबसे ऊपर हैं, ठीक है। अब ये भी एक दिक्कत, एक भी ये मैटर भी आता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि संविधानवाद का अर्थ बताइए। ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन सीमित शासन, दूसरा ऑप्शन दे दे संविधान के अनुसार शासन, तीसरा ऑप्शन दे दे लोकतांत्रिक शासन, चौथा ऑप्शन दे दे शक्ति का पृथक्करण। तो आप क्या चुनेंगे? है तो चारों। पांचवा ऑप्शन दे दे उपरोक्त सभी, तो बोल देंगे उपरोक्त सभी, लेकिन सिर्फ चार ही ऑप्शन दिया है, तो आपको लेना है सीमित शासन, ठीक है। संविधान के अनुसार शासन, लोकतांत्रिक शासन, शक्ति का पृथक्करण शासन और सीमित शासन। अगर ये चार दिया तो आपका सही ऑप्शन होगा सीमित शासन, क्योंकि ऑप्शन कोई एक सही होगा। जब बोल दिया उपरोक्त सभी तो सभी लगा देंगे, ठीक है। इसका होता क्या मैटर है? संविधानवाद का मतलब होता है मनमाना शासन नहीं हो, ठीक है। मनमाना शासन नहीं हो का मतलब होता है सीमित शासन, और सीमित शासन का मतलब संविधान के अनुसार शासन, और सीमित शासन का मतलब ये होता है लोकतांत्रिक शासन, और सीमित शासन का मतलब होता है शक्ति का पृथक्करण, और सीमित शासन का ही मतलब होता है अधिकारों की स्वतंत्रता, और सीमित शासन का ही मतलब होता है न्याय की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा, अब ये मैटर आते हैं कि संविधानवाद का अर्थ आपको पता चल गया क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ संविधान वह है, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है। दूसरा आता है जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि जहाँ संविधानवाद है, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद है? संविधानवाद का अर्थ आपको पता चल गया, सीमित शासन, संविधान के अनुसार शासन, लोकतांत्रिक शासन, शक्ति का पृथक्करण शासन। तो किसी जगह संविधान है तो वहाँ पे ये फॉलो हो रहा है? नहीं। जर्मनी में
संविधान था, लेकिन हिटलर संविधान को फॉलो कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है, ये कहना उचित नहीं है कि जहाँ संविधान रहेगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। आज के डेट में जैसे चाइना को मान लीजिए, ठीक है, वर्तमान में चीन है और उस टाइम जर्मनी था। अब आते हैं जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। मतलब जहाँ पे संविधान है ही नहीं, संविधान है नहीं, लेकिन क्या वो संविधान है नहीं तो क्या वो सीमित शासन कर रहा है? वो एक अपने अनुसार शासन चला रहा है, लोकतांत्रिक शासन चला रहा है, शक्ति का पृथक्करण कर रहा है? ऐसा भी संभव है कि जरूरी नहीं कि जहाँ संविधान नहीं है वहाँ संविधानवाद भी नहीं है। क्योंकि म्यांमार में संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ पे संविधानवाद भी, जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ संविधानवाद भी है। संविधानवाद नहीं है का मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है। और अगर क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही दे दिया कि जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है, जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से हम आपसे क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं, ए दोनों गलत है, बी दोनों सही है, सी एक सही है दूसरा नंबर गलत है, डी एक गलत है दूसरा सही है। फिर से सुन लीजिए, जहाँ संविधान, पहला नंबर, एक नंबर, जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी है। दूसरा, जहाँ संविधान नहीं है होगा वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। तो अब ये ऑप्शन है, ए दोनों सही है, बी पहला दूसरा दोनों गलत है, सी पहला नंबर सही है दूसरा गलत है, डी एक गलत है दो सही है। आप इसका कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि सामान्यतः जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा, क्योंकि मैक्सिमम जहाँ भी संविधान है वहाँ संविधानवाद है। कुछ एक आध दो देश ऐसे हैं जो संविधान तो हैं लेकिन संविधान को बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन बाकी तो हैं। तो वही है, संभवतः बता सकते हैं कि संभवतः लगा सकते हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया अभी तक। अब आता है राज व्यवस्था, कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद एक आता है पॉलिटी, संविधान के बाद बोलता है राज व्यवस्था। तो पॉलिटी जो शब्द है वो क्यों दिया है उसमें, राज व्यवस्था में? तो राज व्यवस्था की पहले हम लोग परिचय जानते हैं कि राज व्यवस्था क्या होता है। और राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। मतलब राज व्यवस्था का काम है कि संविधान में जो लिखा है उसको हम प्रयोग करें व्यवहार में। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिख के दे दिया गया कि ये मेरा, हम कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अब उसको व्यवहार में प्रयोग करना है, तो उसको प्रयोग कौन करेगा? व्यवहार में प्रयोग करने के लिए पॉलिटी, राज्य व्यवस्था अनुप्रयोग करें। तो राज्य व्यवस्था बना क्यों? इसीलिए बना, ठीक है। राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाएगा, समझ रहे हैं, संविधान में बना के दे दिया गया कि ये आर्टिकल है, ये चीज़ है, आप उसको फॉलो करिए। फॉलो करने के लिए कानून कौन बनाएगा? उसके ऊपर पॉलिटी बनाएगी, तो उसको प्रयोग करना पड़ेगा व्यवहार के रूप में, रियल लाइफ में। तो कौन करेगा? राज्य व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू कर सामने आते हैं, समझ आया? नहीं आया? राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है,
जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें समग्र रूप में राजव्यवस्था कहते हैं। राजव्यवस्था के निम्नलिखित तत्व हैं। ठीक है, जो हम अब नीचे बोलेंगे वही उसके राजव्यवस्था के तत्व हैं। पहला, संसद के कानून। दूसरा, न्यायालय के निर्णय। तीसरा, संस्थाएं और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। ठीक है, संसद जो कानून बनाती है वो राजव्यवस्था का मामला है। ठीक है, समझ आ रहा है। न्यायालय के जो निर्णय लेते हैं वो भी राजव्यवस्था का है। और संस्थाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, जो संस्था में उत्पन्न हो रही है मुद्दे, कुछ भी नया चीज आ रहा है, ठीक है, उस पर राजव्यवस्था क्या निर्णय लेता है, क्या नहीं लेता है, क्या कानून बनाता है, क्या नहीं बनाता है, ठीक है, उस पर उत्पन्न होने वाले मुद्दे। चौथा पॉइंट है जाति, धर्म, क्षेत्र आदि कारक और राजनीतिक में उनकी भूमिका। ठीक है, हम यहीं पे आज का क्लास समाप्त करते हैं। इसके आगे कंटिन्यू कल रहेंगे। पहला दिन था, हमको उम्मीद है कि जो भी 1-2-4% आपको समझ में आया हो। 98% नहीं आया होगा, लेकिन कल से कोशिश करेंगे कि जितना भी बढ़ सकें और समझाने की कोशिश करें। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि कल इससे ज़्यादा भी समझ में आएगा। एक हफ्ते मेरे साथ बने रहिए, ये रिक्वेस्ट है। अगर एक हफ्ते तक नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।